पंचायत से रिलेटेड एक इंडेक्स निकल के आता है, उसमें रैंकिंग दी जाती है कि कौन सी पंचायत अचीवर की कैटेगरी में थी, कौन फ्रंट रनर के ऊपर आई, पर किस बेसिस के ऊपर ये इंडेक्स रेडी करा जाता है वो यहाँ पे क्वेश्चन इमर्ज होता है। जैसे आपके ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन्हीं को कंपाइल करके 9 थीम बनाई जाती हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को बनाने के लिए। अब कौन बनाते हैं, तो नाम से पता लग रहा है आपको, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। स्टेट वगैरह के एग्जाम में पंचायत से रिलेटेड सवाल आते हैं तो इसको प्रिपेयर कर लेना। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और इसमें इस बारी लोकल बॉडीज यानी कि हमारी जो ग्राम पंचायत हैं, अराउंड 2,59,867 जो ग्राम पंचायत हैं उनको असेस करा और उसके बेसिस पे देखा कि फर्स्ट रैंक किसने होल्ड किया, त्रिपुरा। इसके बाद कुछ बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे, वहीं पे कुछ वर्स्ट परफॉर्मर भी रहे, वो भी आपको देखने हैं। और कितने थीम्स रहते हैं, तो 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ओरिएंटेड लिंक्ड थीम्स। 17 गोल्स में से 9 गोल्स नहीं है, उनके साथ ये लिंक करते हैं गोल्स, ठीक है। 9 थीम्स हैं जो डिराइव होती हैं आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से। अब ये जो इवैल्यूएशन है ये 150 इंडिकेटर्स के बेसिस पे हुई, जो कि आपको याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और फाइनेंशियल ईयर कौन सा उठाया था, तो 2023-24, और ऊपर देखो 2.0 लिखा है, तो मतलब 1.0 भी एक टाइम पे हुआ होगा जिसका फाइनेंशियल ईयर और पीछे कर जाएगा। तो ये वाला अभी आप ध्यान रखना, 2.0 में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आ जाएगा। नाउ थीम्स किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। अब देखो ग्राम पंचायत की बात हो रही है और साथ में बोला कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसी के साथ ये 9 थीम लिंक करती हैं। तो जैसे कि पहली है पॉवर्टी फ्री विलेजेस। पॉवर्टी फ्री मतलब जो गरीबी है वो एलिमिनेट करनी है फ्रॉम द विलेज एरियाज। और वो कैसे खत्म होगी, तो आपको लाइवलीहुड सपोर्ट करने के लिए उनको वेजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो सेकंड थीम कहीं ना कहीं लाइवलीहुड्स को एनहांस करने के बारे में बात करता है। एंड विमेन फ्रेंडली पंचायत होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो इस थीम के साथ लिंक करते हैं। ये आगे वो 9 थीम जो यहाँ पे उठाए गए हैं फॉर द मेकिंग ऑफ पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। नंबर 1 थीम जो है वो पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड इन पंचायत, इसके ऊपर फोकस कर रहा है। देन सेकंड आएगा हेल्दी पंचायत के ऊपर। हेल्दी पंचायत ये सिर्फ इंसान को लेके नहीं है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हेल्दी होना चाहिए, तो एक ब्रॉड स्कोप इसको कवर कर रहा है। एंड थर्ड थीम आएगा चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। एंड चौथा है वाटर सफिशिएंट पंचायत। अब देखो वाटर का भी मेंशन करा, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत की भी बात करी और हेल्दी पंचायत की भी बात करी। तो मतलब वो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, आपने इंडिविजुअल किसी एक एक को उठाया नहीं वहां से कि 9 कर देंगे पूरे, उसके साथ ये लिंक्ड है, ठीक है। पर कहां से उठाई है स्पिरिट इन इंडेक्स को बनाने के लिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड क्लीन एंड ग्रीन पंचायत रहेंगी। पंचायत सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है, सोशली जस्ट है एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत है। पंचायत में गुड गवर्नेंस होनी चाहिए और विमेन फ्रेंडली पंचायत होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये एसडीजीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इसमें एनर्जी को भी कवर करने की ट्राई करी, दैट इज ग्रीन एनर्जी। और उसके अलावा आप देख रहे हो कि जेंडर इक्वालिटी को भी इंश्योर करा गया है और सोशली जस्ट जो पंचायत है वो होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट अब आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। सबसे जो बेटर परफॉर्मर रहे वो त्रिपुरा, केरला और ओडिशा रहे। और लैगिंग स्टेट जो पीछे रह गई हैं वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। और इवन एक और आर्टिकल आज द हिंदू ने कवर करा है कि कहीं कहीं जो स्टेट्स हैं वहां पे रेवेन्यू डेफिसिट आ चुका है, और जिसमें आपको पता है जहां पे भी ऑपोजिशन लीड कर रही है वहां पे वो फिजिकल रेवेन्यू डेफिसिट आ रखा है। चलो एनीवेज, अब आते हैं रैंकिंग कैटेगरीज के ऊपर। 0 से लेके 100 तक का स्कोर यहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है। जिसके 100 के पास में नंबर आएंगे ऑब्वियस सी बात है वो टॉपर रहेगा। और यहाँ पे टोटल 5 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 आती है अचीवर, मतलब अगर आपके पंचायत के जो मार्क्स हैं वो 90 to 100 के बीच में लाए करते हैं तो उनको बोला जाएगा अचीवर। सेकंड आते हैं 75 to 90 पे, तो इनको बोला है फ्रंट रनर अप जैसे होते हैं ना, तो फ्रंट रनर अप की कैटेगरी में आएंगे। फिर आएंगे 60 to 75, ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहे हैं तो इनको परफॉर्मर्स बोल दिया जाएगा। 40 to 60 तो अभी एस्पिरेंट ही है, मतलब अभी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम ऊपर की तरफ जाए। एंड बिलो 40 चला गया तो बिल्कुल ही बिगिनर है, शायद पंचायत न्यूली फॉर्म हुई थी, अभी वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन उतनी प्रॉपर नहीं है। तो ये वाली स्केल निकल के आती है और ये आया इनका रिजल्ट कि अगर 90 to 100 के मार्क्स देखे तो उसमें आई 0 पंचायत। कोई भी पंचायत ऐसी नहीं मिली किसी भी स्टेट के अंदर जिसके मार्क्स, जिसका स्कोर 90 to 100 के बीच में लाई कर रहा हो, ठीक है। तो 0 नंबर है यहाँ पे। एंड दूसरा आता है आपका फ्रंट रनर, जिसमें क्या बोला 75 to 90 के बीच में अगर स्कोर रहेगा तो वहां पे 3635 पंचायत का नंबर मिलेगा आपको। इसके अलावा परफॉर्मर वाली कैटेगरी 60 to 75 वाली
तो उसमें देखोगे 1,18,824 पंचायत है। इसी के साथ एस्पिरेंट वाली कैटेगरी यानी कि 40 to 60 के पास में तो 1,23,719 है। नेक्स्ट आते हैं डी कैटेगरी में, ये बिगिनर हैं और इनका जो मार्क्स रहेंगे वो 40 से नीचे के हैं। तो इसमें 13,689 पंचायत हैं। हिमाचल वगैरह के पेपर में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि आउट ऑफ ओवरऑल इंडेक्स, तो आपने क्या करना है अपनी स्टेट का भी एक बार ही देख लेना है कि वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ये ओवरऑल दिया है कि टॉपर कौन थे और जिन्होंने सबसे पीछे रह गए पंचायत की कैटेगरी में उनके बारे में ज्यादा बात करी। तो एक चीज जो यहाँ से निकल के आती है वो ये कि 90 to 100 का स्कोर किसी ने भी अटेन नहीं करा है, और अगर त्रिपुरा लीड भी कर रहा है तो वो फ्रंट रनर की कैटेगरी में है जहां पे 75 to 90 का स्कोर होना चाहिए था। अब देख लो ये थोड़ा सा डिटेलिंग दे रखी है, जो पीछे दी थी वही बताया। आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि अचीवर में नो पंचायत रीच्ड अप टू दिस कैटेगरी, मतलब यहाँ तक कोई भी पंचायत इस कैटेगरी में नहीं पहुंच पाई है जिसका स्कोर बिटवीन 90 to 100 रहा हो। इसके बाद आते हैं अब टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की तरफ, विच इज त्रिपुरा फ्रंट रनर है। अब इसमें देखो 1176 पंचायत हैं टोटल, उसमें से 80% जो पंचायत हैं वो फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। तो जब एवरेज स्कोर निकलेगा तो वो फ्रंट रनर में ही लाई करेंगी। सेम फॉर केरला, केरला में देखोगे तो 10% है 941 पंचायत में से। ओडिशा के केस में देखोगे तो 8% में से 6,794 में से 8% ऐसी पंचायत हैं जो फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। लैगिंग स्टेट का भी सेम ही है, पर यहाँ पे आप डेटा देखोगे तो रिड्यूस होता जाएगा। जहां पे पंचायत का नंबर 57,678 के पास में है, सिर्फ 51 ने थोड़ा बहुत ठीक सा परफॉर्म करा है, तो एवरेज स्कोर नहीं बन पाया। इसी वजह से ये स्टेट्स लैग कर रही हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये बताया गया कि जब एवरेज स्कोर निकल के आया वो 75 to 90 के बीच में निकल के आया, जो टॉपर स्टेट्स भी थी। इसी वजह से जो फ्रंट रनर्स हैं उस कैटेगरी में आपको ज्यादा दिखाई देंगे रादर देन अचीवर्स। और लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें टोटल थीम्स आपने देख ली 9 थी, तो उसके बारे में ये बात करता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी क्यों, उसी को थीम क्यों बनाया, क्योंकि हमें उन्हें अचीव भी करना है बाय 2030। और ऐसे तो हो गया नहीं कि सेंटर लेवल के ऊपर आपने स्टेप्स ले लिए और उसी से आप सारी अचीवमेंट कर लोगे। वो ग्रास रूट लेवल तक तो आपको जाना पड़ेगा। जो हमारे विलेजेस हैं वो भी अगर अच्छे से परफॉर्म करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और अपना जो भी गवर्नेंस है उसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेंगे, डेटा ड्रिवन लोकल गवर्नेंस लेके आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है तभी हम इन एसडीजीज को बाय 2030 कुछ हद तक अचीव कर सकते हैं। पर जब आपका कॉप 30 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, उसमें आप देखते हो कि अभी तो 25% भी ग्लोबली कोई कंट्री पहुंच नहीं पाई है जिन्होंने अपने एसडीजी को अटेन करने के लिए एफर्ट डाले हो। उसके बाद तो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ता है, उसके बाद तो वैसे भूल गए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नाम की भी कोई चीज थी। इसी के साथ एक और जो विजन है विकसित ग्राम पंचायत का, वो भी इंश्योर करना है। और पॉलिसी का सिग्निफिकेंस यही है कि बेस्ट ग्राम पंचायत अवार्ड्स दिए जाएं, 50% वेटेज उनके लिए रहेगी। फंड भी फिर सेंटर की तरफ से दिए जाते हैं ताकि और ज्यादा इंप्रूवमेंट करे, और इससे जिन पंचायत ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा होता उनको एनकरेजमेंट मिलती है कि कल को हमने भी ठीक काम करना है। तो ये सारी चीजें चलती हैं और सेक्टर वाइज फंडिंग एलोकेशन भी सेंटर परफॉर्म करता है। और जहां पे कई बार क्या होता है कि सेंटर के एंड से कोई वीक पॉइंट रह गया हो, तो जो वीक परफॉर्मिंग एरियाज होते हैं सेंटर कुछ प्लानिंग भी करता है उनके लिए कि इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर ये वीक रहे तो इसमें हम हेल्प कर सकते हैं इनको। तो दोनों को परफॉर्म करते हैं, एनकरेजमेंट और जो डिस्करेज हुआ है उसको और फर्दर एनकरेज करने के लिए। और देख लो ये वाला याद रखना, जैसे 2.0 ये सेकंड एडिशन बोला ना, तो ये 2023 to 24 का फाइनेंशियल ईयर लेके चला हुआ है। और इसके पहले जो 1.0 हुआ था ये 2022 to 23 को फाइनेंशियल ईयर लेके चला था। पहला जो एडिशन था वो पहले ही आया होगा ना 2.0 से, तो फाइनेंशियल ईयर भी एक एक पीछे कर लेना आप। एंड ये और क्या चीज शो कर रहा है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो पहले 516 थे जब फर्स्ट एडिशन करा गया था। इस बारी जो इंडिकेटर है वो 150 इंडिकेटर है। मतलब ये जो 9 थीम बनी होती है इनमें 9.1 ब्रैकेट लगा के ए लिख दिया होता है तो और छोटे छोटे इंडिकेटर्स निकल के आते हैं। तो इस बार इंडिकेटर्स को भी रिड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपने इसी में कवर कर लेना है वो है पीसा एक्ट, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996। अब देखो ये 1996 में एक्ट आता है और अभी क्या चल रहा है 2026, इसके भी 20 साल पूरे हो चुके हैं इसको बने हुए। तो सवाल आप एक आधा एक्सपेक्ट कर सकते हो स्पेशली इन द स्टेट के एग्जाम्स में। तो पेसा एक्ट या जिसे 1996 में जो फॉर्म हुआ था, और आगे क्या लिखा है एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। जब शेड्यूल एरियाज की बात कर रहे हैं तो शेड्यूल नंबर कौन सा आएगा 5। जब अदर शेड्यूल एरियाज बोलेंगे तो शेड्यूल नंबर 6 आएगा। जो शेड्यूल नंबर 5 है इसके अंदर 10 स्टेट्स आ जाती हैं, जबकि शेड्यूल नंबर 6 के अंदर आपके पास 4 ही स्टेट है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। ठीक है, ये 4 स्टेट्स ही शेड्यूल नंबर 6 के अंदर आती हैं। शेड्यूल नंबर 5, शेड्यूल नंबर 6, इनमें जो ज्यादा ऑटोनमी आपको दिखेगी वो कौन से में है,
6 में, ठीक है, 6 में ज्यादा ऑटोनॉमी दिखती है, तभी तो लद्दाख भी डिमांड रेज करता है कि हमें कौन से शेड्यूल में डालो, 6 वाले में, ठीक है। अब ये जो शेड्यूल नंबर 5 है, यहां तक बोला था कि ये जो पंचायत हैं ग्रास रूट लेवल तक वहां पे भी फॉर्म हो तो एक एक्ट आता है विच इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। अभी एक्सटेंशन लिखा है कीवर्ड में, मतलब पंचायत तो आ ही चुकी है, कौन सी अमेंडमेंट थी, 73rd अमेंडमेंट, जिसके थ्रू शेड्यूल नंबर 11 की एंट्री होती है और उसमें पंचायत का आपने मेंशन कर दिया था। तो ये बाद में आ रहा है एक्ट, ये 1996 में आ रहा है। वो फॉर्म जब ये 1990 वो कब हुआ था 73rd अमेंडमेंट, 1992, तो मतलब 4 साल के बाद आप देख रहे हो कि पेसा एक्ट आ रहा है। तो मतलब इसमें एक्सटेंशन करी गई है अप टू द शेड्यूल एरियाज, और शेड्यूल एरियाज के अंदर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना आ जाते हैं। 6 से सेपरेट है, ऑटोनॉमी इनमें आपको कम मिलेगी कंपेयर टू द शेड्यूल नंबर 6। होता क्या है, ट्राइबल एरियाज होते हैं, उनका अपना कल्चर है, अपनी एथनिसिटी है, अपने सोर्सेज हैं लाइवलीहुड के, वो पूरी तरह से जंगलों पे शायद डिपेंडेंट है, कोई और रिसोर्स वहां पे अवेलेबल है, तो उनको मेंटेन करने के लिए वो कल को ऐसी डिमांड ना करे कि अब हमें अलग होना है क्योंकि हमारी बातें नहीं सुनी जाती, तो इसी वजह से इनको शेड्यूल एरियाज के अंदर ऐड करा जाता है, ठीक है, ताकि थोड़ा इनके ऊपर जो प्रावधान है वो और ज्यादा ऐड करे जा सके। तो 1996 में ये आता है, ट्राइबल सेल्फ रूल को इंश्योर करने की ट्राई करी जाती है। कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 5, जब शेड्यूल एरिया की बात कर रहे हैं। अदर शेड्यूल एरिया आ गया, वहां तो फिर ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का कॉन्सेप्ट है, उनको तो ऑटोनॉमी वैसे ही दे रखी है कि आप अपने हिसाब से देख लो, पर उनसे कम मिलेगी आपको शेड्यूल नंबर 5 के एरियाज में जो जो स्टेट्स इंक्लूडेड है। और एक्सटेंशन किसकी है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 के अंदर आया था, उसी का एक्सटेंशन आपको पीसा एक्ट भी दिखेगा। और इसके बाद जो ट्राइबल डिमांड्स रहती हैं ग्रेटर ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नेंस की, उसको भी इसमें इंश्योर करा गया, ताकि कल को वो जो सेपरेटिज्म वाली फीलिंग होती है वो यहाँ पे इमर्ज ना करे। सेपरेटिज्म वही कि हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर अलग है, तो अगर इतने बड़े सर्कल के बियॉन्ड अगर छोटे से सर्कल की हम बात करें, ये बोल रहे हैं हम अलग हैं आपसे, तो ये कल को डिमांड ना रेज करें कि हमें सेपरेट होना है, इसी वजह से कुछ स्पेशल प्रोविजन इनके लिए ऐड करने पड़ते हैं। तो तभी आया ये पीसा एक्ट 1996, जिसमें क्या किया गया, शेड्यूल एरियाज में पंचायत की एक्सटेंशन करी गई। बेस पहले बन चुका था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था। इसके बाद मेन एम क्या होता है, ट्राइबल्स को कहां कहां से प्रोटेक्ट करना है। नंबर 1, लैंड एलियनेशन। कई बार जो ओरिजिनल ओनर्स होते हैं ये जमीन को लेने की ट्राई करते हैं, ये खुद को बोलते हैं ना कि हम ही यहाँ के लोग हैं, पर आप बाहर से आए हो। पहले भी बड़े सारे प्रोटेस्ट हुए थे, कोल रिबेलियन के बारे में आप पढ़ते हो, इसके जैसे बहुत सारे रिबेलियन ग्रुप्स आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हो जिन्होंने रिवोल्ट क्रिएट करे अगेंस्ट द ब्रिटिशर। क्यों, क्योंकि उनकी जमीन हुआ करती थी और वो बोलते थे यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमको एक्सप्लॉइट करने हैं। तो एक तो लैंड एलिनेशन से इनको प्रोटेक्ट करना। नंबर 2, लैंड एलिनेट अगर हो भी गई तो इसके बाद क्या किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट। आपने बॉक्साइट माइनिंग का इतना बड़ा केस देखा जो उड़ीसा में हुआ था, वहां पे भी क्या बोल रहे थे इनको कि खुद ही चले जाओ यहाँ से, तो डिस्प्लेसमेंट की एक प्रॉब्लम आती है, तो वो चीज भी प्रोटेक्ट करनी है, तो उसकी मैंडेट भी आपको इस एक्ट में मिलेगी। रिसोर्स की एक्सप्लॉइटेशन सबसे इंपॉर्टेंट, वहां जैसे हम हैं मेन लैंड की अगर बात करें, जहां पे एग्रीकल्चरल अगर कोई फील्ड है, हम कभी फैलो नहीं छोड़ते उसको, खाली छोड़ दिया कि ये फर्टिलिटी अटेन कर लेगा, नहीं, एक क्रॉप खत्म हुई दूसरी क्रॉप उगा दी। पर ये एनवायरमेंट को भी कंसर्न में रख के चलते हैं कि फैलो छोड़ना है थोड़े टाइम के लिए जमीन को, ताकि ये दोबारा से अपने न्यूट्रिएंट को अचीव कर सके, मतलब जो जमीन है वो अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से रिवाइव कर सके। तो रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन से बचाना है। एंड कल्चर इरोजन, बाहर से जब लोग आते हैं तो कल्चर की भी इरोजन होती है, तो वो चीजें भी प्रोटेक्ट करी जाती हैं। कौन से एक्ट के तहत, पीसा एक्ट के तहत, जो कि आया फ्रॉम 1996। तो की ऑब्जेक्टिव आपको दिखा, पंचायत की जब बात कर रहे हैं, सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा, और ट्राइबल राइट्स को सेफगार्ड करना है ओवर लैंड, फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जब बाहर से लोग आते हैं तो पहले हाथ इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये बचाना है हमें ट्राइबल जो राइट्स हैं उनको। एंड पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, बॉक्साइट माइनिंग वाला कनेक्ट करो थोड़ा सा, उसमें भी यही हुआ था ना कि हमें तो स्टेक होल्डर की तरह भी काउंट नहीं करते। रात तो क्या ही बोलेंगे, सुबह का ही टाइम है, तो 3 बजे आ रहे हैं, दरवाजा नॉक किया जा रहा है कि खुद ही चले जाओ यहाँ से, पार्टिसिपेशन तो दूर दूर तक नहीं है। तो इसी वजह से पीसा एक्ट 1996 लाया गया कि पार्टिसिपेटरी नेचर भी रहे डिसीजन मेकिंग में। इसके बाद मेजर प्रोविजन अगर देखो, बड़े सारे ग्राम सभा जो है वो अप्रूवल देती है बड़े सारे प्रोजेक्ट्स को। वो डेवलपमेंट प्लान्स हो सकते हैं, कोई लोकल प्रोजेक्ट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे रिक्वायर्ड है, उसके बारे में बताया जा सकता है। एंड स्कीम अगर कोई आ रखी है तो ग्राम सभा ही
असिस्ट करती है ना लोगों को कि ऐसी स्कीम आपकी सरकार ने लाई हुई है, आप इसके अंडर बेनिफिशियरी आते हो, आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये सारे काम ग्राम सभा के ही रहते हैं। तो को डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो ग्राम सभा के पास ही आती है। इसके बाद किन किन चीजों के ऊपर पावर रहती है ग्राम सभा की? नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन, और जो लोकल इकोनॉमिक कम्युनिटी एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करना। जितना भी मतलब गांव का काम धाम रहता है वो सारा इन्हीं को ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके बाद एक तो लिखा है मैंडेटरी कंसल्टेशन। कोई प्रोजेक्ट है वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे तो मैंडेटरी कंसल्टेशन का प्रोविजन है। पर दूसरी तरफ लिखा है कंसेंट। कंसेंट भी रिक्वायर्ड है कहीं कहीं जगह पे, जहां पे शायद उनका लाइवलीहुड इंपैक्ट कर सकता है, वहां पे कंसेंट भी लेना जरूरी है। और 2013 का याद करो दोबारा से, बॉक्साइट माइनिंग वाला, 2013 में प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आता है कि ग्राम सभा को आप इंक्लूड करोगे जब भी डिसीजन मेकिंग करनी है, तो मैंडेटरी कंसल्टेशन और कंसेंट दोनों का ही प्रोविजन इसमें मिलेगा। डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोजेक्ट वहां पे शुरू होने जा रहा है। इसके बाद ट्रेडिशनल कस्टम, कल्चरल प्रैक्टिसेस और जो कम्युनिटी राइट्स हैं उनको तो प्रोटेक्ट करना ही करना है। ये पीसा एक्ट 1996 का मेन प्रोविजन आ जाता है। ये तो हुआ आपका पीसा एक्ट। तो ये आपने ध्यान रखना है